आइए दोस्तों, आप सबका इतिहास की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास के तो मेरा पसंदीदा विषय है। ठीक है, इतिहास मेरी जान है। इतिहास के संदर्भ में हमने पहले 4 क्लासों में पढ़ा। कॉपीराइट का मामला आ गया तो उसको हटाना पड़ा। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं सेल्फ नोट्स हैं। मैंने खुद ने बनाया है, टाइपिंग एरर रह गई है। ठीक है, तो क्षमा करें, हम सही करते जाएंगे टाइपिंग एरर को। ठीक है, भारत का इतिहास कई सहस्त्र वर्ष पुराना माना जाता है। सहस्त्र क्या कहता है कि मैं लेखक हूँ तो अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, भारत का इतिहास सहस्त्र वर्ष पुराना माना जाता है, बहुत पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस, यह वैज्ञानिक नाम है। यह क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। ठीक है, होमोसेपियंस अफ्रीका में भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। ठीक है, सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता था। ठीक है, 30,000 साल पहले। 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों के ये हटा दे थोड़ा। ठीक है, अब सही है। फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, नापाक में, हमारे उत्तर में। ठीक है, बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया है। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी हमने पहले पढ़ ली। ठीक है, दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500 से 1900 ईसा पूर्व में ना पनपी। ठीक है, मध्य में पनपी कैसे होगा? ना पनपी नहीं के दौरान दुनिया के दौरान हट गया ये, इसको ऐसे ले ले, दौरान। ठीक है, ये क्या है? हिंदी नहीं आती है क्या? हिंदी करते थे। दौरान पनपी। ठीक है, हम गलतियां भी सुधारते चलेंगे। दोहरान पनपी मेहरगढ़ पुरातात्विक, उसमें पुराविद लिखा हुआ था। ठीक है, किताब में। ये हमारे नोट से हम सही करते भी जाएंगे। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है जहां नवपाषाण युग 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, के बाद से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। ठीक है,
ये विश्व की प्राचीन सभ्यता होती है मिस्र सभ्यता। मिस्र एक देश का नाम है, वहाँ की सभ्यता मैसेडोनिया। ठीक है, जो शासक अलेक्जेंडर आए थे यहाँ, ओलंपिया का बेटा, फिलिप का बेटा। ठीक है, सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुमेर सभ्यता के साथ, सुमेर की सभ्यता भी आपने पढ़ी होगी और पढ़ लेंगे आगे। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में मिली है। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया है। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के प्रचलित यानी 19वीं शताब्दी में खोजे हुई है इनकी प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यही ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। अब सवाल आ जाता है, ऋग्वेद की जो ऋचा है उनकी रचना कहाँ की गई? ठीक है, तो पंजाब में की गई। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला वहाँ। आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, इंडो आर्यन भारत में आए थे। दोबारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिससे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? जो आर्य भारत में आए, मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया, इंडो आर्यन, तो उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। उन्हें वेदों का ज्ञान था। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध ये हमने पढ़ी पहले। वैदिक सभ्यता संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म था या सनातन धर्म था। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म कहाँ से आए हैं इसका इतिहास हम आपको बता देते हैं। टाइप करने में तो टाइम लगेगा। जब फारसी और अरबी लोग हमारे सिंधु घाटी पर आए, सिंधु नदी पर आए, तो वो से को है उच्चारण बोलते हैं, सिंधु को वो हिंदू शब्द बोलते थे, तो उसी से हिंदू शब्द निकला है। हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, फारसियों का दिया हुआ नाम सिंधु को वो हिंदू नाम पर लिए और अपने नाम में हिंदू लगाने लगे। वो कहते थे सिंधु निवासी। सिंधु निवासी को हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदू जगहों से, सिंधु की जगह से। ठीक है, सिंधु को हिंदू कहते थे, तो अंग्रेज इसे इंडू कहते थे। ठीक है, INDU, इंडू, सिंधु को इंडू, तो इंडू से इंडिया बन गया। ठीक है, इसी तरह इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों, ठीक है, यहाँ पढ़ लिया। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। यही मैंने कहा, बाहर से आए फारसी अरबी, वो शेख का उच्चारण है से करते थे। ठीक है, तो हिंदू नाम हो गया। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी की तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब, भारत और हरियाणा राज्य आते हैं, विकसित हुई है। इन दो राज्यों में भारत के विकसित हुई। राजस्थान में कालीबंगा मिलती है। ठीक है, पंजाब
हरियाणा हरियाणा और राजस्थान भी है राज। ठीक है, इन राज्यों में ये विकसित हुई। और गुजरात में धोलावीरा है नहीं, गुजरात भी है। ठीक है, गलती हो सकती है भाई, क्षमा भी करते रहे। हमारा तो भी प्रारंभिक है ना, हमें तो एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगी। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट से तर, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं, इनमें विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों मतलब खोदकर जो साक्ष्य मिले हैं से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान ये मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद की रचना काल, ठीक है, वेद थे 4 हमारे। कौन कौन से थे तो हम लिख कर बता देते आपको। एक तो ऋग्वेद था, गलत लिख दिया हमने, ऋग्वेद, सामवेद जिसमें गाना वगैरह का उल्लेख है, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद में जादू टोटका वगैरह यजुर्वेद, और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये 4 वेद थे। आर्य भारतीय मूल के ही थे। ऋग्वेद की रचना 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, और क्योंकि आर्यों के भारत में आने का न कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही डीएनए अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज में वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियां में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती है। सरस्वती एक विशाल नदी थी, बड़ी नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई, ठीक है, उसका अपेक्ष अपर्दन करते हुए, अभी ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दृष्टिकोण सामने आए, ठीक है, निकलती हुई मैदान से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। ये आज से 4000 साल पूर्व भूगर्भी बदलाव की वजह से सूख गई थी, यानी सुनामी आ गई होगी, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, वहाँ पहाड़ बन गया, वहाँ हिमालय बन गया। आर्य लोग खानाबदोश गडेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे, और इन लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियार से काम लेना सीखा, ठीक है, आर्यों ने इधर उधर घूमने लगे, ठीक है, ये नदी सूखी तो अपने भेड़ और जो जंगली जानवर है उन अपने परिवारों के लिए कुछ तलाश करने के लिए तो नुकीले पत्थरों से अपना हथियार बनाना भी सीखा इन्होंने, और अपना काम लेना भी सीखा।
मनुष्य की इस सभ्यता को वह युलित सभ्यता कहते हैं। अब सवाल आ जाता है, युलित सभ्यता किसे कहते हैं? युलित सभ्यता आर्यों दोबारा अपने काम के लिए नुकीले पत्थर यहाँ लिख देते हैं, नुकीले पत्थरों के हथियार बनाए अपने काम के लिए, ठीक है, हथियार बनाए, उस सभ्यता को बनाए, उस सभ्यता को युलित सभ्यता कहते हैं। युलित सभ्यता कहते हैं। समझे नहीं तो हम समझा देते हैं, ठीक है। आर्य लोग अपनी तलाश में जो भी सामग्री बनाना सीखे, ठीक है, जो भी उन्होंने ईजाद किया वो सब युलित सभ्यता कहलाए। इस सभ्यता के बारे में कुछ सुधार हुआ, ठीक, तो फिर चिलियन सभ्यता आई। इस सभ्यता में सुधार होने के बाद कौन सी सभ्यता आई? चिलियन सभ्यता आई। इन हथियारों औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य नर वानर के रूप में था। वानर कौन था? बंदर, वानर कहते हैं बंदर, ठीक है, बंदर के रूप में मनुष्य था, ऐसे झुके हुए इस प्रकार, ठीक है। फिर थोड़ा सीधा होगा, थोड़ा फिर सीधा होगा, फिर अपनी अभी रूप उस तरह से हो गए। हमारे पहले पूछ भी थी, ठीक है, हंसना नहीं पूछ थी, तुम्हारे भी थी, तुम्हारे दादा के पूछ थी, वो बंदर के रूप में थे, वानर के रूप में थे, ठीक है। उनमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था उस समय, ठीक है। फिर मुस्टेरियन सभ्यता के पश्चात रेंडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। मुस्टेरियन सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? रेंडियन सभ्यता में प्रादुर्भाव हुआ, कुछ प्रभाव हुआ हम पर। इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा। मानवोचित बुद्धि का विकास किस सभ्यता में हुआ? रेंडियन में, ठीक है, रेंडियन सभ्यता हुई। तो रेंडियन सभ्यता में हमारी बुद्धि का थोड़ा विकास होने लगा। फिर इसके बाद वास्तविक सभ्यता आई, जिसमें पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। जिस नवपाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल हमने पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद नवपाषाण काल आई सभ्यता, ठीक है। इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने जैसा ही वास्तविक मनुष्य था, हमारे जैसा ही था। अंत युथिल सभ्यता, युलित सभ्यता है, युथिल नहीं है, ये भी नाम गलत है, कैसे लिख दिया यार, टाइपिंग बहुत मिस्टेक होती है। युलित सभ्यता, सम्यता नाम ले, कोई बात नहीं, इतना तो बहुत टाइम लगेगा। लेकर नवपाषाण सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग कौन सा काल कहलाता है? युलित सभ्यता से लेकर जो युलित कहाँ है, देखिए, युलित सभ्यता से लेकर नवपाषाण काल तक का जो समय है
वो पाषाण काल कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ, धातु की खोज हुई। धातु युग का प्रारंभ ताम्र युग से होता है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हुई। ठीक है। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि की सभ्यता की माता थी कौन सी? नवपाषाण काल। आर्य की संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। आर्य संसार में सबसे प्रथम कृषि थे, कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। सप्त सिंधु पंजाब किसका नाम रखा? पंजाब की भूमि का नाम रखा। यहाँ आर्य आए। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की। सरस्वती नदी के तट पर ही ताम्रयुगीन सभ्यता की खोज की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियार को काम में लेने लगे। पत्थर के हथियार को छोड़कर तांबे के हथियार काम में लेने लगे, क्योंकि वो नुकीले होते हैं, वो अच्छे होते हैं। इस ताम्र युग के चिन्ह अवशेषों को सनहुदड़ो सभ्यताएं वो तथा विजनौत नामक स्थानों से खुदाई में मिले हैं। सनहुदड़ो है, डेरो नहीं है, दड़ो, डेरो नाम। सनहू तो सही है नाम, दड़ो। सनहुदड़ो, दड़ो ये नाम नहीं लिखा रहेगा टाइपिंग में। सनहुदड़ो, देड़ो, हड़े नहीं है, डो, सनहुदड़ो। ठीक है, समझ गए? वाह, समझ गए तो सनहुदड़ो तथा विजनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मेसोपोटामिया नहीं होता है, मेसोपोटामिया होती है। तो मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति के जो प्रोटा इलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बची है। तो सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की जो सभ्यता का उदय हुआ, मिस्र की सभ्यता प्राचीन सभ्यता में से एक है। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातत्वविद डॉक्टर डी टेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिलाने वाला कहते हैं। ताम्र सभ्यता के बाद कांस्य की सभ्यता आई और कांस्य की सभ्यता संभवतः सुमेरियन लोगों की थी। मेसोपोटामिया के उरफराकिस तथा इलाम के सुसा और तपामुसियान आदि जगहों में उन्हें खुदाई में कांस्य की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया में जहाँ जहाँ इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले हैं, उसके बाद सुमेरु जाति की कांस्य की सभ्यता के स्तरों के बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी दोबारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ है। यूरोपीय पुरातत्ववेत्ताओं का यह मत है कि मिट्टी का ये स्तर उस बड़ी बाढ़ द्वारा बना था जिसको प्राचीन ग्रंथों में नूह का प्रलय कहते हैं। नूह का प्रलय किसे कहता है? प्राचीन काल में जो बाढ़ आई है, वो बाढ़ से जो भी बदलाव आया है
तो उनसे जो भी बना हुआ प्राचीन ग्रंथ है उसे नौका प्रलय कहते हैं। ताम्र युग की प्रोटो इलामाइट सभ्यता के अवशेष का प्रलय के स्तर पर नीचे प्राप्त हुए हैं। इसका यह अर्थ लगाया जाता है गया है कि यह प्रलय के प्रथम में ही प्रोटो इलामाइट सभ्यता का अस्तित्व था। इस सभ्यता के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणियां की पाषाण सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। कल पढ़ेंगे।